जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल IAS माय टारगेट में। तो दोस्तों हर दिन के भांति तो आज भी लेकर के आए हैं इतिहास का नेक्स्ट टॉपिक, अगला वीडियो। मध्य एशिया से जो है भारत का जो संपर्क है कैसे हुआ, तो इस वीडियो में कवर करते हैं, ठीक ना। तो जो भी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक। और जो पुराने हैं उनसे तो एक ही बात कहना चाहेंगे कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए समय गंवाए बगैर वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए पश्चिमी उत्तर किधर का है, पश्चिम उत्तर जो है ना, पश्चिम उत्तर। तो भारत में जो है मौर्य के स्थान पर जो है मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य शासन के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक ना। तो पश्चिम उत्तर भारत में जो है मौर्य के स्थान पर, मौर्य जो था उनके स्थान पर, ठीक ना, उनके स्थान पर कौन आ गया, एशिया से आए कई राजवंशों ने अपनी सत्ता कायम की। सत्ता का मतलब अपनी शासन व्यवस्था, ठीक ना, अपनी शासन व्यवस्था कायम कर लिया। इस काल में जो है, इस काल में इस काल में जो है भारतीय क्षेत्रों पर यूनानी शक यानी कि पहलव तथा कुषाणों का हमला हुआ, ठीक ना। पश्चिमी उत्तर भारत में जो है मौर्य के स्थान पर मध्य एशिया से आए कई राजवंशों ने अपनी सत्ता को कायम की, और इस काल में जो है भारतीय क्षेत्रों पर जो है यूनानी और शक, पहलव तथा कुषाणों का जो है हमला था। अब तो देखिए पहला जो है हिंद यूनानी, तो इनके बारे में जानते हैं। तो ये देखिए हिंद यूनानी जो है भारत में आक्रमण करने वाले यूनानी, हिंद यूनानी जो कि इंडो ग्रीक कहते हैं, ग्रीक का था इंडो ग्रीक, ठीक ना। हिंद यूनानी इंडो ग्रीक या बैक्ट्रियाई जिसे कि यूनानी कहलाती है, ठीक ना, कहलाते हैं, जो यूनानी कहलाते हैं। यूनानी किसे कहते हैं, भारत में जो आक्रमण करने वाले यूनानी थे, जिसे कि हिंद यूनानी यानी कि इंडो ग्रीक के नाम से भी जाने जाते हैं, या इसे बैक्ट्रियाई भी कहा जाता है, या कह सकते हैं कि ये यूनानी थे, ठीक ना। तो भारत पर जो है आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी, भारत पर जो आक्रमण किया था यूनान ने, प्रथम यूनानी जो था कौन था, डिमेट्रियस प्रथम था। ये सर्वप्रथम भारत पर जो है आक्रमण किया था, जो कि बैक्ट्रिया का शासक था, और ये जो शासक था बैक्ट्रिया का शासक था। इसने पश्चिमी उत्तर भारत, सिंध, अफगानिस्तान एवं पंजाब के विशाल क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इसने किधर कब्जा किया था, पश्चिम में जो है अफगानिस्तान आ गया आपका, ठीक ना, अफगानिस्तान एवं पंजाब के विशाल क्षेत्र पर जो है कब्जा कर लिया था। डिमेट्रियस का उत्तराधिकारी मिनांदर, ठीक ना, मिनांदर जो है 165 ईसा पूर्व से 45 ईसा पूर्व, ठीक ना, मिनांदर जो है 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व तक यह मिलिंद एक महान शासक था। मिलिंद जो है एक महान शासक था, और उसकी जो राजधानी है पंजाब में साकल, ठीक ना, साकल जो कि आधुनिक में सियालकोट, आधुनिक में जो सियालकोट है, सियालकोट में है, उस टाइम उसका नाम साकाल था, और यहाँ पे जो है इनकी राजधानी थी मिलिंद का, ठीक ना। इसकी राजधानी पंजाब में साकल, आधुनिक सियालकोट में थी। उसे नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, और मिलिंद को जो है, किसको, मिलिंद शासक को नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। और मिनांदर ने नागसेन से बौद्ध धर्म पर अनेक प्रश्न पूछे, और ये प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए
उसके उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका की नाम है मिलिंद पान्हो, अर्थात मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद के प्रश्न, या तो उसका बुक का नाम है मिलिंद पान्हो, ठीक ना, जिसमें कि नागसेन द्वारा दिए गए उसके उत्तर हैं, ठीक ना। अब देखिए हिंद यूनानी शासकों ने हिंद यूनानी शासकों ने काफी संख्या में सिक्के जारी किए थे। काफी संख्या में जो है सिक्के जारी किए थे। सिक्के को कौन जारी किया था? तो हिंद यूनानी शासक। हिंद यूनानी शासक ने काफी मात्रा में सिक्के को जारी किए। इन शासकों में सबसे अधिक सिक्के जो है मिनांडर के ही हैं, मिनांडर के ही हैं अधिक सिक्के, ठीक ना। और हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये किन किन राजाओं के हैं, ये किन किन राजाओं के हैं। तो ये हिंद यूनानी के द्वारा पता चला था, ठीक ना। और सबसे पहले जो है भारत में जो है सोने की सिक्के हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। सोने का जो सिक्का था कौन जारी किया था? तो हिंद यूनानियों ने जारी किया था। सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का कौन जारी किया था? तो हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। और हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत में यूनान की कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं, ठीक ना। हिंद यूनानी जो है भारत के पश्चिम उत्तर में यूनान की एक कला था जिसे कि हेलेनिस्टिक आर्ट कहते थे। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। और भारत में जो है इसे हेलेनिस्टिक आर्ट को गांधार कला का उदाहरण दिया है, तो इसका उत्तम उदाहरण है। और तपस्यारत बुद्ध का दृश्य गांधार कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। और तपस्यारत बुद्ध का जो दृश्य है गांधार कला का सर्वोच्चम उदाहरण है। उसके बाद आता है हिंद यूनानी के बाद आता है शक। दूसरा नंबर पे आता है शक। देखिए शक जो है हिंद यवनों के बाद भारतीय क्षेत्रों पर हमला करने वाले शक थे, ठीक ना। भारत पे दूसरा जो है हमला करने वाला हिंद यवनों में शक आते हैं, ठीक ना, शक। और भारत में जो है शक पूर्वी ईरान के क्षेत्रों से होकर आए थे। पूर्व में जो ईरान है उस क्षेत्रों से होकर के आया था, पूर्वी ईरान के क्षेत्रों से होकर के आया था शक, ठीक ना। तो शकों की जो है 5 शाखाएं थी। शकों की कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी। और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भाग में थी। और हर शाखा का जो है राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भाग में थी। तो देखिए 5 शाखाएं थी। तो कौन कौन से 5 शाखाएं थे? अब देखिए ये है शक, ठीक ना। और शक की 5 शाखाएं। पहली शाखाएं अफगानिस्तान, फिर मथुरा, फिर पश्चिमी भारत, उसके बाद पंजाब, राजधानी तक्षशिला, उसके बाद ऊपरी दक्कन, ठीक ना, ऊपरी दक्कन। ये 5 शक का शाखाएं था। और 57 से जो है 57 से लेकर के 78 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक राजा ने शकों को युद्ध में पराजित किया था। शकों को युद्ध में उज्जैन के एक राजा ने पराजित कर दिया और उन्हें बाहर खदेड़ दिया था। और विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। और इसे विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, ठीक ना। विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण कौन किया था? तो ये उज्जैन का एक राजा था, ठीक। और इसे जो है विक्रम संवत नाम का
57 ईसा पूर्व में शकों पर विजय के आरंभ हुआ। ठीक ना। विक्रम संवत नाम का संवत जो है 57 ईसा पूर्व में शकों पर इसकी विजयी से आरंभ हुआ। और विक्रमादित्य की उपाधि इतनी प्रचलित हुई कि जब किसी शासक ने महान पराक्रम दिखलाया उसने इस उपाधि को धारण कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय इतिहास में अब तक कुल, और इसके अनुसार जो है भारत में अब तक कुल 14 विक्रमादित्य हुए। विक्रमादित्य का जब विक्रमादित्य नाम का उपाधि कब लेते थे? जबकि बहुत बड़ा काम करते थे, कोई भी सम्राट जो था वो कोई ऐसा कार्य करते थे जो कि कोई नहीं कर सकता था, तो ऐसी स्थिति में वो विक्रमादित्य को ग्रहण करते थे। जैसे कि उज्जैन का राजा जो है हिंद यवनों से जो आया था, ईरान के पश्चिमी ईरान से जो होकर के आया था, उसे भगाया कौन? तो उज्जैन का राजा ने पराजित करके युद्ध में तो खदेड़ डाला। और इसी को जब यवनों को खदेड़ा तो इसे विक्रमादित्य उपाधि प्राप्त हुआ। और इस तरह से जो है भारत के इतिहास में जो है अब तक कुल कितने 14 विक्रमादित्य हुए हैं। और गुप्त सम्राट जो है चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे विख्यात विक्रमादित्य था। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये सबसे विख्यात था, सबसे ज्यादा प्रचलित था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक ना। और सबसे विख्यात शक शासक जो था, और शक का भी एक शासक था, सबसे विख्यात था, शक का शासक था रुद्रदामन प्रथम, जिसका कि शासनकाल चला 130 ईस्वी से लेकर के 150 ईस्वी तक इनका शासनकाल चला था। और उसका शासन सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात के बड़े भाग में था। इसने काठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र की झील सुदर्शन, जो कि मौर्य काल में निर्मित हुआ था, सुदर्शन झील, ठीक ना, अर्ध शुष्क क्षेत्र की झील सुदर्शन का जीर्णोद्धार किया। ठीक ना, जीर्णोद्धार किया। और रुद्रदामन जो है संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। और रुद्रदामन को संस्कृत भाषा जो लैंग्वेज है, संस्कृत बहुत ही अच्छा लगता था। इसलिए वो जो रुद्रदामन था, शक का सम्राट, ठीक ना, शक शासक का जो सम्राट था रुद्रदामन, इसे संस्कृत बड़ा प्रेमी था। उसके द्वारा जारी किया गया जूनागढ़ अभिलेख विशुद्ध संस्कृत भाषा में पहला लंबा अभिलेख है। और इसके द्वारा जो जूनागढ़ में अभिलेख लिखाया गया था, ये जो है विशुद्ध पूर्ण रूप से संस्कृत भाषा में लिखाया था। और इतना लंबा था कि इसका वर्णन नहीं कर सकते। तो कह सकते हैं कि ये जो है रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। और जूनागढ़ में जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो भी संस्कृत भाषा में, और पहला लंबा अभिलेख है। और ये जो है सब अभिलेखों से लंबा अभिलेख है। और आगे देखिए, अक्षत्रप नरेशों के भारतीय प्रदेशों के शासक अक्षत्रप कहे जाते थे। ठीक ना। अब देखिए इस तरह से आगे तीसरा आया पहलविया पार्थियाई आए शक के बाद। ठीक ना, शक के बाद कौन आए? पहलविया पार्थियाई। तो ये पहलव या पार्थियाई को अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।